सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। पहले एडिटोरियल से स्टार्ट करेंगे, फिर न्यूज़ देखेंगे। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली द रियलिटी ऑफ चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ वॉरफेयर के बारे में है। तो इसमें मैं एक लाइन में पहले बता देता हूँ इस पूरे में एडिटोरियल में क्या बोला गया है कि वॉरफेयर्स जो मॉडर्न वॉरफेयर्स हैं अब सिर्फ सोल्जर्स और टैंक्स का नहीं है, बल्कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी का गेम बन चुका है। तो इंडिया को उसके हिसाब से अब अडॉप्ट करना होगा, है ना। तो वही यहाँ पे बोलते हैं मच्छी वैली जो है, उन्होंने कहा कि जो है पॉलिटिक्स जो है सिर्फ पावर और सर्वाइवल का गेम है ना। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स भी कुछ जो है वैसे ही बन गई है। और पहले जहाँ पीस एग्रीमेंट्स और रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर इम्पॉर्टेंट था, आज की दुनिया में नए न्यू वेपन्स है ना, प्लस डिजिटल टेक जो है टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है काफ़ी सालों तक शांति का इल्यूजन बना रहा, लेकिन छोटी मोटी वॉर्स जैसे कि कोरिया, वियतनाम हो गई और वेस्ट एशिया ने दिखाया कि असली पीस कभी था ही नहीं, है ना। और कोल्ड वॉर जब हुआ, है ना, कोल्ड वॉर के एंड और जो 9/11 का अटैक हुआ, उस जैसे इवेंट्स ने नए कॉन्फ्लिक्ट्स और नए वॉरफेयर के रास्ते खोल दिए, है ना। और 1991 का जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का एरा शुरू किया, है ना, जहां स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन स्ट्राइक्स इंपॉर्टेंट हो गए। और 2022 के बाद जब यूक्रेन रशिया वॉर, इसने दिखाया कि ट्रेडिशनल वॉर्स मेथड अब काम नहीं आते। और अब जो है बेसिकली ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अटैक्स और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने बैटलफील्ड को कम्प्लीटली जो है वो चेंज कर दिया है ना। और इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो मई 2025 में क्लैशेस भी मॉडर्न वॉरफेयर जो है का एक लाइव एग्जांपल था। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन्स, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स हो गए, सब यूज़ हुआ, है ना। लेकिन इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो प्लान है इंडिया का, वो बोलते हैं कि आउटडेटेड है ना। और चाइना अपने फाइटर जेट्स जो है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स बनाने में लगा है, जबकि इंडिया अभी भी जो है राफेल जेट्स पे डिपेंडेंट है। इंडिया को अर्जेंटली अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी और प्रोक्योरमेंट प्लान्स को रिवैम्प करना पड़ेगा, है ना, वरना आने वाले फ्यूचर वॉर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली अगर एक साथ चाइना और पाकिस्तान से लड़ना पड़े, है ना। तो मैसेज क्लियर है कि वॉरफेयर अब सिर्फ सोल्जर और टैंक्स का नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर टेक्नोलॉजी और जो आपका ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया को उसी के हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, डेंजर ऑफ थॉट, महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल एंडेंजर्स इंडिया एज एन ओपन सोसाइटी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक बिल लेके आई, महाराष्ट्र स्पेशल पुलिस सिक्योरिटी बिल, ठीक है। और इसको पास किया गया। तो जो पब्लिक सिक्योरिटी के नाम पर एक नई चिंता लेकर आया है। और बिल का बेसिकली मकसद क्या है कि मेओइस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको टारगेट करना, लेकिन इसमें अनलॉफुल जो वर्ड है उसको लेकर कंट्रोवर्सी है। अनलॉफुल वर्ड का मतलब इतना वेग है इसमें, है ना, कि कोई भी इसके अंडर आ सकता है, सिर्फ बोलने, लिखने या फिर साइन दिखाने से भी। तो क्या है इस बिल में, गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, सपोर्टर्स और फंड रेजर्स जो है उनको 2 से 7 साल की जेल और जो है 2 से 5 लाख रुपए का तक का फ़ाइन हो सकता है ना। और पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब है कोई भी काम या बोलना जो पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट करे, जो बिल्कुल वेग और डेंजरस है इसमें बोलते हैं। तो इशू क्या है कि ऑपोजिशन ने हल्की सी आवाज़ उठाई पर बिल वॉइस वोट से पास हो गया, है ना। और सीएम फडणवीस कह रहे हैं कि जो है ये सिर्फ देशद्रोहियों के ख़िलाफ़ है, लेकिन मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें बोलते हैं। और तो इसमें बोलते हैं कि सोचना, लिखना और बोलना अगर गवर्नमेंट को पसंद ना आए तो अब वो भी क्राइम बन सकता है ना। ये बिल जो है डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए थ्रेट बन सकता है, इस पूरे आर्टिकल में ये बोला हुआ है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ, स्पेयर लाइव एनिमल्स मूव टू बायोलॉजिकल मॉडल्स। तो क्या बोला है यहाँ पे कि एनिमल्स जो है उनको लेबोरेटरी टेस्टिंग में यूज़ करना अब अनएथिकल ही नहीं, है ना, बल्कि साइंटिफिकली आउटडेटेड भी हो गया है ना। और लेकिन आज भी उन्हें अननेसेसरी पेन और टॉर्चर दिया जा रहा है,
सिर्फ इंसानी जो है ह्यूमन रिसर्च के लिए, ठीक है। और हिस्ट्री में देखें अगर तो 1902 से 1904 में पहली बार जो है ह्यूमंस पर टॉक्सिसिटी टेस्टिंग हुई थी यूएसए में, पर अनप्रेडिक्टेबल नेचर के कारण जो है टेस्टिंग के बर्डन एनिमल्स पर शिफ्ट कर दिया गया। टेस्टिंग को जो है जो टेस्टिंग का बर्डन है वो एनिमल्स पर शिफ्ट कर दिया गया। और आज की प्रॉब्लम क्या है कि एनिमल टेस्टिंग से मिलने वाले जो रिज़ल्ट्स हैं उनको ह्यूमंस के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं ना। जो एनिमल्स पे जो रिज़ल्ट टेस्ट किए जाते हैं उनसे जो रिज़ल्ट आते हैं वो ह्यूमंस पे इफ़ेक्टिव नहीं होते। और लेकिन अब भी प्रैक्टिस चल रही है ना, बिना किसी सोच विचार के। तो सॉल्यूशन बोलते हैं कि क्या है कि आर्टिफिशियली जो लैब ग्रोन ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ और जो 3D बायोलॉजिकल मॉडल्स जैसे ऑल्टरनेटिव्स अब अवेलेबल हैं, है ना। और जो टिश्यू इंजीनियरिंग है और रीजनरेटिव मेडिसिन इस सब से ये पॉसिबल है कि एक्सपेरिमेंट्स बिना एनिमल्स के भी हो सकता है ना। विदाउट एनिमल्स जो है एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं इससे, टिश्यू इंजीनियरिंग और रीजनरेटिव मेडिसिन से। फिर और बोलते हैं कि बायोलॉजी की क्लासेस में भी जो है डाइसेक्शन को 2D रेडियोग्राफिक इमेजेस और 3D मॉडल से रिप्लेस किया जा सकता है ना। तो बोलते हैं इसमें होना क्या चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स जो एक्ट है 1960 का, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए जहां ये लिखा हो कि व्हेनेवर पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स जो है शुड बी डन ऑन लैब ग्रोन ऑर्गन्स एंड मॉडल्स, ठीक है, एंड नॉट लाइव एनिमल्स, ठीक है। तो ये पूरा इस आर्टिकल में बोला है। तो कंक्लूजन यही बोल सकते हैं, जब ह्यूमन साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है तो जानवरों का दुख दर्द ख़त्म करना हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जो नेक्स्ट है बेसिकली आर्टिकल यहाँ पे, टेक अवेज फ्रॉम द सच सर्वेक्षण। तो सच सर्वेक्षण बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्लीनलीनेस सर्वे बन चुका है, जिसमें कि 4500 से ज़्यादा सिटीज़ ने कम्पीट किया, है ना। और पहली बार 2016 में 100 सिटीज़ थे, है ना। और ये सर्वे जो है स्वच्छ भारत जो मिशन है अर्बन के अंडर होता है, और 140 मिलियन सिटीजन्स जो है उनका फीडबैक इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। और तो इसमें सर्वे के हाइलाइट्स कुछ थोड़े बहुत बता रहे हैं पहले, कि सर्वे के 10 पैरामीटर्स जो है, जिसमें वेस्ट सेग्रीगेशन, कलेक्शन, डिस्पोजल, सैनिटेशन वर्क्स की सेफ्टी, ग्रीवेंस रिड्रेसल जैसे पॉइंट्स कवर होते हैं। और उसमें से इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, है ना, जैसे सिटीज़ टॉप पे रहे। लेकिन जो है सुपर स्वच्छ लीग में उनके साथ जो है 20 नए सिटीज़ भी इंक्लूड हुए। तो उसमें बोलते हैं कि मिलियन प्लस सिटीज़ कैटेगरी में जो है लखनऊ, अहमदाबाद और भोपाल ने टॉप किया, है ना। और उड़ीसा ने भी ज़बरदस्त कमबैक किया। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें कुछ बताते हैं कि जैसे कि इंदौर में 6 टाइप ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स फॉलो किया जा रहा है। फिर सूरत में ट्रीटेड सीवेज जो वाटर है उसको बेचकर रेवेन्यू कमाया जा रहा है। पुणे में वेस्ट कोऑपरेटिव्स जो है वो जो है बन रहे हैं, रैक पिकर जो है वेस्ट कोऑपरेटिव्स बना रहे हैं ना। और विशाखापट्टनम में लीगेसी वेस्ट से जो है वो इको पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। और लखनऊ में बात करें तो वेस्ट वंडर पार्क बनाया जा रहा है। और आगरा की बात करें तो कुबेरपुर, जहाँ पे टॉक्सिक डंप को जो है क्या किया जा रहा है, टॉक्सिक डंप को ग्रीन जोन में बदला जा रहा है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस अलग अलग सिटीज़ कर रही हैं। तो इसमें बोलते हैं कि हाई फुटबॉल जो एरियाज़ पे स्पेशल फोकस दिया गया है, हाई फुटफॉल एरियाज़ पे, है ना। और प्रयागराज को क्या किया गया, प्रयागराज को गंगा टाउन कैटेगरी में अवार्ड मिला है ना। और जो महाकुंभ के सैनिटेशन के लिए भी रिकग्निशन दिया गया। फिर उसके बाद में जो थीम थी 2025 की, वो क्या थी, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ठीक है। तो ये थीम सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉब्स और एंटरप्राइजेस क्रिएट कर सकता है ना। और ये बेसिकली अब भी लोग जो है वो बिहेवियरल जो चेंज है ना, उसमें अभी भी पीछे हैं। और वेस्ट टू वेल्थ मॉडल जो है, वेस्ट टू वेल्थ मॉडल को और ज़्यादा इंसेंटिव की ज़रूरत है ना, ताकि और लोग जो है मोटिवेट हुए करने के लिए। तो वही कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं कि 1.5 लाख जो टन डेली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
करना मुश्किल है ना, और ये डेली का है। और लोकल बॉडीज़ जो हैं को डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा, है ना। और जो प्लास्टिक और ई वेस्ट है ना, वो बिगेस्ट चैलेंज है, ठीक है। तो वही बोलते हैं इसमें कंक्लूजन में कि अगर सूरत जैसे शहर 30 साल में अगर एक गार्बेज से जो है टॉप क्लीन सिटी बन सकते हैं, तो हर शहर कर सकता है ना। तो स्वच्छ सर्वेक्षण सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि इंडिया के क्लीन फ्यूचर का मैप है, ऐसा बोलते हैं इसमें। फिर जो नेक्स्ट है आर्टिकल यहाँ पे, कैन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चेंज जजमेंट। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेसिकली किसमें, आर्टिकल 143 के अंडर कवर होता है, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो है कि एडवाइजरी पावर के अंडर आता है। तो प्रेसिडेंट अगर चाहें इस पावर के अंदर, है ना, तो किसी इम्पॉर्टेंट लीगल या फैक्चुअल मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन जो है वो मांग सकते हैं। लेकिन कोर्ट सिर्फ वही सवाल देख सकती है जो रेफरेंस में दिए गए हों, है ना। तो अब बेसिकली क्या, अगर प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगा सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको मना कर सकता है? तो आर्टिकल 143(1) के अंडर में दिया गया है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस को मना भी कर सकती है ना। और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अयोध्या इशू पर रेफरेंस मना कर दिया था क्योंकि सिविल सूट पेंडिंग थी। और अच्छा, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जो ओपिनियन है, अगर ओपिनियन कोई देता है तो बाइंडिंग है, तो बोलते हैं कि नहीं, एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती, सिर्फ परसुएसिव होती है ना। और लेकिन कुछ जो है केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एडवाइजरी ओपिनियन को अथॉरिटेटिव तरीके से ट्रीट किया है ना। इसमें बोलते हैं एग्जांपल आर.के. गर्ग केस। तो अभी हुआ क्या था कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट और सभी स्टेट्स को नोटिस भेजा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से ये पूछा गया कि क्या प्रेसिडेंट है इस बार पूछ रही है कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कि क्या जो है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को कोर्ट के ज़रिए टाइम लिमिट में काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास कोई स्टेट बिल आता है तो वो रिज़र्व कर लेते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उस पर क्या कोर्ट कोई टाइमलाइन डिसाइड कर सकता है कि इतने टाइम में आपको इस बिल पे एक्शन लेना है? वो क्वेश्चन पूछा है प्रेसिडेंट ने। तो सीजीआई ने जो बेसिकली इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई है, डिटेल हियरिंग जो है मिड अगस्त में स्टार्ट होगी। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है और जो गवर्नर थे वहाँ के, है ना, उनके खिलाफ़ जो है एफआईआर केस फाइल किया था, है ना। और गवर्नर ने क्या किया था कि 10 स्टेट बिल जो है उसको अप्रूव नहीं किया और उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, है ना। और सुप्रीम ने 8 अप्रैल को जो है कहा कि गवर्नर का ये जो डिले है ना, वो इल्लीगल है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड एक्शन का डायरेक्शन दिया प्रेसिडेंट और गवर्नर को। और तो अब कि बोलते हैं कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस है उसको मना कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी ओपिनियन है 8 अप्रैल की जो रूलिंग है उसको ओवरटर्न कर सकती है? तो बोलते हैं कि डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आर्टिकल 143 जो है रिव्यू का सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। और अगर अप्रैल 8 रूलिंग चैलेंज करनी है तो रिव्यू या फिर जो है क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने पास जजमेंट को रिफ़ाइन या क्लैरिफाई कर सकती है ना। और कंक्लूजन में यही बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो अप्रैल 8 वाली जजमेंट है वो फाइनल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस रेफरेंस के ज़रिए लीगल प्रैक्टिस को और क्लैरिफाई कर सकती है ना। तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है? क्यूरेटिव पिटीशन बेसिकली एक लास्ट रिजॉर्ट है लीगल पिटीशन का, है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने तब फाइल होती है जब रिव्यू पिटीशन जो है वो भी रिजेक्ट हो गई हो, है ना। और पिटिशनर जो है उसने प्रूव करे कि नेचुरल जस्टिस का सीरियस वायलेशन हुआ है ना, जैसे जज बायस था या फिर जजमेंट में जो है कोई फंडामेंटल मिस्टेक हुई है, तो उस केस में क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे, इज़ द प्लास्टिक इंडस्ट्री ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ग्रीन पॉलिसीज़। तो बोलते हैं कि पहली नज़र में जो है प्लास्टिक और जो टोबैको है ये अलग अलग लगते हैं, लेकिन दोनों इंडस्ट्रीज़ ने प्रॉफिट के लिए जो है सिमिलर मिसलीडिंग स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हैं हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के ख़िलाफ़। तो बोलते हैं कि कैसे प्लास्टिक ने टोबैको का जो है प्ले बुक कॉपी किया है कि ज़िम्मेदारी जो है इंडिविजुअल्स पर डाल दी है। जैसे टोबैको है उसमें लिखते हैं कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ
और ये कहना ब्लेम जो है यूज़र पर डालना हो गया, है ना। और जो प्लास्टिक कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ कहती हैं कंज्यूमर रिसाइकल नहीं करते, है ना, और जबकि असली ज़िम्मेदारी उनकी पैकेजिंग पॉलिसीज़ की है ना। और गलत पीआर और फेक साइंस फंड करना, इसमें बोलते हैं कैसे होता है कि टोबैको ने रिसर्च फंड की जो जिसमें सिगरेट्स को सेफ़ दिखाया गया। प्लास्टिक इंडस्ट्री ने 1980s से रिसाइकलिंग का झूठा सपना बेचा, है ना, जबकि अंदर ही अंदर पता था कि लार्ज स्केल रिसाइकलिंग फीजिबल नहीं है। ग्रीन वॉशिंग टैक्टिक्स के बारे में बोलते हैं कि टोबैको ने लाइट मिडल सिगरेट्स को सेफ़र दिखाया, और प्लास्टिक कंपनीज़ जो हैं बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल प्लास्टिक को इको फ्रेंडली बोलती हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने से ये डिग्रेड नहीं हो पाते। और तो ग्लोबल साउथ को टारगेट करना कैसे बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में रेगुलेशंस टाइट हो गई हैं, लेकिन प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स अब अफ्रीका और एशिया जैसे डेवलपिंग रीजन्स में फोकस कर रहे हैं, है ना। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में रेगुलेशंस टाइट हो गई, इसलिए जो है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अफ्रीका और एशिया में डेवलपिंग रीजन्स में उनका फोकस बढ़ गया है। OECD की रिपोर्ट है, उसमें अफ्रीका में जो है प्लास्टिक कंजम्पशन डबल हो गई और एशिया में जो है ट्रिपल होने का एस्टिमेट है 2060 तक, है ना। और इंडिया के बारे में बोलते हैं कि इंडिया इनफॉर्मल जो सेक्टर है, उस इनफॉर्मल सेक्टर के जो रैग पिकर्स हैं, और इंडिया में प्लास्टिक रिसाइकलिंग का 70% काम रैग पिकर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स करते हैं, बिना सेफ्टी गियर के या लीगल रिकग्निशन के, है ना। और गवर्नमेंट का एक्शन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने का एक्शन है कि 2024 में जो स्कीम निकाली, है ना, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, है ना, 2024 स्कीम, और ये वेस्ट पिकर्स को फॉर्मल सेक्टर में लाना चाहती है। आयुष्मान भारत के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, और 80,000 से ज़्यादा वर्कर प्रोफाइल किए गए हैं मई 2025 तक। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं 2016 के, जो उसको अमेंड किया गया 2022 में, तो उसमें मैन्युफैक्चरर्स को जो है उनके प्लास्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, ठीक है। फिर जो अब न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ, है ना। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इंडिया एंड नेपाल फाइनलाइज म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पैक्ट। तो इंडिया और नेपाल के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जिसमें अपराधियों को वापस लौटाने की ट्रीटी है, तो उस पर काम शुरू कर दिया है, और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट का फाइनल टेक्स्ट भी तय कर लिया गया है। तो ये बातें जो होम सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के टाइम पे हुई, जिसमें दोनों कंट्रीज़ ने बाउंड्री पिलर्स की जो है रिपेयर और बॉर्डर पर होने वाले जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, है ना, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कॉपरेशन बढ़ाने पर जो है चर्चा की है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे वर्ल्ड फूड इवेंट टू बिगिन ऑन 25 सितंबर। तो ये कहाँ पे, प्रगति मैदान दिल्ली में होस्ट किया जाएगा 25 से 28 सितंबर के बीच में, ठीक है। और तो इसका पर्पज़ क्या है कि इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट करना, और फोकस रहेगा कि वन इंडियन जो फूड है एवरी ग्लोबल प्लेट में हो, है ना। तो ये इसका फोकस रहेगा, बूस्ट करना एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, PM बिगन्स विजिट टू UK ट्रेड डील सेट टू बीइंग टुडे। तो प्रधानमंत्री जो है यूनाइटेड किंगडम पहुँचे हैं 2 नेशन टूर के पहले लेग पर, और जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है दोनों के बीच में साइन हो रहा है। और मेन फोकस एरिया जो है क्या रहेगा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट, माइग्रेशन एंड डिफेंस। और इंडिया UK का जो विज़न 2035 है ना। और यहाँ पे किंग चार्ल्स 3 भी से भी मुलाकात होगी। तो अब बोलते हैं कि पूरा हाईलाइट बताते हैं, FTA हाईलाइट्स, कि टैरिफ रेट जो है UK के गुड्स पे जो इंडिया आएंगे उसमें 15% से घटाकर अब 3% कर दिया गया है। और UK के प्रोडक्ट्स जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गई, इनको इंडिया में ज़्यादा जो है एक्सेस मिलेगा। और UK की जो क्लीन एनर्जी है उन कंपनीज़ को इंडिया में जो है, क्लीन एनर्जी जो कंपनीज़ हैं उनको इंडिया में के जो प्रोक्योरमेंट मार्केट में अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस भी मिलेगा, है ना। और UK की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको इंडियन फर्म्स के बराबर का दर्जा मिलेगा, स्पेशली इंश्योरेंस में, ठीक है। और बूस्ट भी होगा कितना यूरोज़ का, 25.5 बिलियन
यूरोज़ पर ईयर का ट्रेड बूस्ट भी होगा। और जो अदर एग्रीमेंट साइन होंगे वो न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ना, वो डिस्कशन में है। और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव है ना। और अगली फिर नेक्स्ट डे जो है मालदीव्स जो है रवाना होंगे 60 साल की डिप्लोमेटिक टाइज़ और इंडिपेंडेंस का जश्न मनाने के लिए, जहाँ गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री जी को। और तो वही प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि दिस FTA विल बूस्ट प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, जॉब क्रिएशन इन बोथ द नेशंस। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे स्पोर्ट्स बिल इन लोकसभा, वन वोट टू ओवरसी फेडरेशन। तो नेशनल स्पोर्ट्स बिल 2025 जो है ये प्रेजेंट किया गया लोकसभा में स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। और ये इवन BCCI को भी टारगेट करता है, जो कि इंडिया की रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी है। तो क्या प्रोविजंस हैं इस बिल में वो देख लेते हैं। कि एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाने की बात हो रही है ना। फेडरेशंस के लिए जो रूल बनाएगा है ना, और उनकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करेगा। और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को जो है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से रिकॉग्निशन लेना होगा है ना। जो फेडरेशन से इनको रिकॉग्निशन लेना होगा, ठीक है, किससे? बोर्ड से, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से फंडिंग के लिए, ठीक है। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है का जो दायरा है वो BCCI और बाकी फेडरेशंस पर भी लागू होगा, ठीक है। तो राइट RTI के अंडर आएगी BCCI भी। तो नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल के बारे में बोल रहे हैं। ये क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल एक सिविल कोर्ट है ना, जैसी पावर होगी इसके पास, जिसमें सिलेक्शन, इलेक्शन और एथलीट डिस्प्यूट्स का जो है फैसला किया जाएगा। और ट्राइब्यूनल्स का जो डिसीज़न है, ट्राइब्यूनल्स के डिसीज़न जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकेंगे। तो अपील कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और एज कैप की बात करते हैं कि 70 से जो 75 साल के लोग भी फेडरेशन इलेक्शंस जो है वो लड़ सकेंगे, है ना। और अगर इंटरनेशनल रूल्स अलाउ करें तो। और ओलंपिक का विज़न 2036 बताते हैं, है ना, कि बिल के ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया है कि ये रिफॉर्म ज़रूरी हैं ताकि जो है इंडियन समर ओलंपिक्स 2036 में जो है ना होस्ट कर रहा है, ताकि होस्ट कर सके इंडिया। और गोल है कि जो है बेटर गवर्नेंस, स्पोर्ट एक्सीलेंस और इंटरनेशनल मेडल्स, ठीक है, इस बिल का। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे होम मिनिस्ट्री बिगिंस मूविंग आउट ऑफ नॉर्थ ब्लॉक। तो नॉर्थ ब्लॉक जो कि आइकॉनिक बिल्डिंग जो रायसीना हिल्स पे है ना, वो अब होम मिनिस्ट्री का जो है वो हाउस अब इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है अपना ऑफिस शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। कहाँ? कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जनपथ में, है ना। 90 साल के बाद जो है बदल गया है होम मिनिस्ट्री का एड्रेस। तो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 347 नए रूम्स अलॉट किए गए हैं यहाँ पे। और नॉर्थ म्यूजियम, बेसिकली जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक होगा, है ना, इनको जो है म्यूज़ियम बनाया जाएगा। और जिसको बोला जाएगा युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम। तो ये जो कि डिस्प्ले करेगा 25 से 30 हज़ार आर्टिफैक्ट्स को, है ना। एम होगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़ियम बनाना, है ना। और सेंट्रल विस्टा प्लान के बारे में बताते हैं कि ये बन रहा है 10 नए जो है CCS बिल्डिंग्स और एक कॉन्फ्रेंस सेंटर के साथ। पहले 3 बिल्डिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। ऑब्जेक्टिव है कि मिनिस्ट्रीज़ को जो है एक जगह लाना फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन और रिड्यूस करे, ताकि पॉल्यूशन, कंजेशन और ट्रैवल टाइम, और जो कि सेव करेगा 1000 करोड़ पर ईयर, है ना, जो अभी रेंट में जाता है। और ये जो बिल्डिंग है ये किसने बनाया था? ये बनाया था हर्बर्ट बेकर ने, है ना। ये रेड स्टोन जो सैंडस्टोन बिल्डिंग है 1921 में पोस्ट इंडिपेंडेंस ये बिल्डिंग बन गई थी, इंडियन गवर्नेंस की पहचान, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया रिज्यूम्स वीज़ाज़ फॉर चाइनीज़ टूरिस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 5 ईयर्स। तो इंडिया ने 5 साल बाद चाइनीज़ जो टूरिस्ट हैं उनको वीज़ा देना जो है शुरू किया है। और ये बैकग्राउंड क्या है कि 2020 में जो गलवान क्लैशेस हुए और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो टेंशन थी, उसके बाद टूरिस्ट जो वीज़ाज़ थे वो रुके हुए थे। और कोविड के बाद जो है इंडियन एम्बेसी जो है उन्होंने फ़्लाइट सर्विसेज और जो वीज़ा सर्विसेज बंद कर दिए थे। चाइना ने पहले जो है इंडियन स्टूडेंट्स और बिज़नेस ट्रैवलर्स के लिए वीज़ा ओपन किया। फिर उसके बाद में चाइना ने जो है 2025 में 85,000 से ज़्यादा वीज़ाज़ इंडियंस को दिए। और टूरिज़्म का बोलें तो जो है 3 लाख पोस्ट कोविड 3 लाख चाइनीज़ जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया है।
और 8.6 लाख इंडियन टूरिस्ट वो चाइना गए, है ना। ये पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ। और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात बेसिकली जो पीएम मोदी हैं और प्रेसिडेंट ने, वहाँ के प्रेसिडेंट ने कज़ान मीटिंग के बाद जो है टाइज़ नॉर्मलाइज होने लगे हैं उसके बाद से 2023 में जो हुई। और रिसेंट विज़िट जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने चाइना जाके की उसके बाद हुआ है। तो चाइना के न्यू डैम के बारे में बोलते हैं। चाइना ने जो यारलंग सांपो, जो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को यारलंग सांपो बोलते हैं, उस पर 60,000 मेगावाट का मेडॉग डैम जो है वो बनाया। और इंडिया और बांग्लादेश ने कंसर्न इस पर रेज़ किया। तो चाइना का जवाब है कि ये हमारा सॉवरेनिटी का हिस्सा है। और चाइना कह रहा है कि हम डाटा शेयरिंग, है ना, और जो फ्लड प्रिवेंशन में उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो चाइना की एम्बेसी का क्या ये स्टेटमेंट है कि एक वीज़ा डिसीज़न एक पॉजिटिव स्टेप है, क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल सबके लिए बेनिफिशियल है और हम इंडिया के साथ डायलॉग कंटिन्यू रखेंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सेकंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इन कर्नाटका टू स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 22, चीफ मिनिस्टर। तो कर्नाटका में बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे वो होने वाला है, 22 सितंबर से शुरू होगा, है ना। और तो ये कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये करेगा सर्वे। और ये सेकंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है यहाँ पे, पहले 2015 में हुआ था। और क्या नया है इस बार की सर्वे में, इस बार जो है मोबाइल ऐप के ज़रिए होगा, मैनुअल नहीं होगा, तो डिजिटल है। और पहले 54 क्वेश्चन थे, अब और ज़्यादा जो है होंगे। टेक्निकल कमेटी बनेगी क्वेश्चनर फाइनलाइज करने के लिए। और सर्वे का ऑब्जेक्टिव है कि बेसिकली कास्ट्स की जो है सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक कंडीशन समझना, अलग अलग कास्ट की। लैंड और प्रॉपर्टी होल्डिंग्स का भी डेटा जो है वो कलेक्ट होगा। डिस्क्रिमिनेशन का डेटा भी जो है एनालाइज होगा। और बजट प्लानिंग के लिए जो है वो बेस बनेगा, तो इसलिए किया जा रहा है ये। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन बिगन्स प्रिपरेशन टू होल्ड वाइस प्रेसिडेंशियल पोल्स। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने जो है मंडे को हेल्थ रीजंस के चलते रिज़ाइन कर दिया, जिससे मिड टर्म वैकेंसी हो गई। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है और जल्दी ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। तो आर्टिकल जो 1324 है वो उसके तहत जो है इलेक्शन कमीशन को पावर है कि इलेक्शन कंडक्ट कराने का, और जो कि गवर्न होगा कैसे प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के अंदर। और जो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स हैं 1974 के अंदर, ठीक है, ये इससे गवर्न होगा। तो कौन कौन वोट करेगा इसमें, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहेगा जो वोट करेगा, जो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर हैं, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के वोट करेंगे। इसमें कोई भी एमएलए नहीं होता जो स्टेट का है ना, या स्टेट लेवल मेंबर्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको नॉमिनेशन के रूल्स क्या है, नॉमिनेट करने के लिए 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं हर कैंडिडेट के लिए, है ना। और कैंडिडेट्स खुद या उनके प्रपोजर्स या सेकेंडर्स प्रपोज पेपर जो है फाइल कर सकते हैं। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये, बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और वन ऑफ द टॉप 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इंडिया की। और रेयर जो मिड टर्म वैकेंसी है, पॉलिटिकल बैलेंस इससे इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, 15 लाख वो बिहार वोटर्स आर येट टू सबमिट एनुमरेशन फॉर्म सिलेक्शन कमीशन। तो बिहार में इलेक्शन कमीशन जो है एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है वोटर लिस्ट का, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है ना। और तो डेडलाइन कब तक है, 25 जुलाई 2025 तक, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, है ना। और इसमें पता क्या चला कि जो है 15 लाख जो है वोटर्स अभी तक उन्होंने फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं किया है। और 1 लाख जो है वोटर्स ही नहीं मिल रहे हैं, अनट्रेसेबल हैं, है ना। और 20 लाख जो है लोग जो है उसमें से वो मर चुके हैं, इसलिए उनके नाम हटाना होगा, है ना। और 28 लाख लोग जो है परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं। और 7 लाख लोग जो है 2 जगह वोटर लिस्ट में दिख रहे हैं डुप्लिकेट। तो अब बहुत बेसिकली बोल रहे हैं क्या है, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनका नाम 1 अगस्त को जो है आने वाले वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में जो है जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनका नाम 1 अगस्त वाली जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें होगा। और नाम गलत आया या किसी का नाम नहीं आया तो वो 1 सितंबर को तक ऑब्जेक्शन जो है वो डाल सकता है। और बिहार के जो रहने वाले बिहार के वोटर जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए बोलते हैं कि वो फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे साइट दी गई है
https://electors.eci.gov.in इस ऑनलाइन इस पे भर सकते हैं, या ECI नेट मोबाइल ऐप पे भी भर सकते हैं। और प्रिंट आउट निकाल के साइन करना है और फैमिली मेम्बर्स के थ्रू जो है BLO को भेजना है। ये व्हाट्सएप से BLO को भेज सकते हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली नेट FDI ड्राइव्स 98% ऑन लोअर ग्रॉस इनफ्लोज हायर रिपैट्रिएशन। तो पहले नेट FDI क्या होता है? नेट FDI बेसिकली होता है कि जितना पैसा जो फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है, जैसे जो इनफ्लो हुआ माइनस आउटफ्लो, कि जितना पैसा वहाँ वो यहाँ से वापस ले जा रहे हैं, ठीक है, यानी रिपैट्रिएशन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट वो यहाँ से कर रहे हैं, माइनस जितना पैसा इंडियन कंपनीज़ बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं, है ना, तो यानी कि आउटवर्ड FDI, ठीक है। इसका जो ये नेट होता है इसको बोलते हैं नेट FDI। और तो इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया में बेसिकली नेट जो FDI है वो सिर्फ जो है $35 मिलियन रहा मई 25 में। और पिछले साल जो है ये जो मई 24 में कितना था? $2.2 बिलियन था, और अप्रैल में $3.9 बिलियन। तो इसका मतलब है कि जो है 98% टू 99% भारी गिरावट आई है ना। यहाँ बिलियन डॉलर्स है, यहाँ मिलियन डॉलर्स है ना। तो अब बोलते हैं कि क्यों गिरावट क्यों आई है? तो बोलते हैं कि मई 2025 में $7.2 बिलियन आया, जो अप्रैल से 18% और मई से 2024 से 11% कम है ना। तो एक तो इन्वेस्टमेंट कम आई बाहर से, ठीक है। दूसरा, ज़्यादा पैसे वापस गए हैं, फॉरेन कंपनीज़ ने जो है वो पैसा यहाँ से ज़्यादा निकाल लिया, ठीक है। और इंडियन कंपनीज़ ने भी जो है बाहर इन्वेस्ट ज़्यादा किया। तो इंडियन कंपनीज़ ने भी ज़्यादा बाहर इन्वेस्ट किया, फॉरेन कंपनीज़ ने भी पैसा निकाल लिया। इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हो तो इनफ्लो कम है, आउटफ्लो दोनों तरफ से ज़्यादा हैवी है, तो इसलिए जो है नेट FDI कम हुआ। तो इसका मतलब है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका इंडिया में कॉन्फिडेंस जो है वो कम हुआ है, और ज़्यादा पैसा वापस ले जाना और कम नया पैसा आना दोनों इंडिया के लिए नेगेटिव सिग्नल बोलते हैं। और ये इकोनॉमिक स्लोडाउन या पॉलिसी अनसर्टेनिटी का भी इंडिकेशन हो सकता है, इसमें यही बोल रहे हैं, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे टैरिफ अनसर्टेनिटीज़ पोजिंग हेडविंड्स टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। तो RBI के ऑफिशियल्स ने जो है जुलाई 2025 के RBI का जो बुलेटिन है उसमें क्या कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने US में 1 अगस्त से जो है नए न्यू इम्पोर्ट टैरिफ जो है वो लगा रहा है। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका बन सकता है बोलते हैं। और ग्लोबल रिस्क क्या है कि टैरिफ का असर ये होगा कि नए टैरिफ जो है वो दुनिया भर के कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये ट्रेड स्लो कर सकता है, जिससे इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी रुक सकती है। और फाइनेंशियल मार्केट का बिहेवियर क्या है कि अभी तक जो है मार्केट इस रिस्क को सीरियस नहीं ले रहा है। अंडर प्राइसिंग मैक्रो रिस्क जिसको बोलते हैं, लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि शायद जो है ट्रेड डील हो जाए और बुरा इम्पैक्ट ना हो, है ना। तो इंडिया के लिए क्या मौका है कि RBI ने कहा कि इंडिया के पास ये मौका है कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसका हिस्सा बने और नए मजबूत और ट्रेड पार्टनर्स जो है बनाए, न्यू पार्टनर्स बनाए, है ना। तो जब दुनिया में फ्रैगमेंटेशन हो रहा है तो उसमें इंडिया को अपनी नई जगह बनानी चाहिए, है ना। और तो क्या सीख रहे हैं कि जो है रिस्क हाई है ना। और 1930s से बोलते हैं रिस्क हाई है, 1930s जैसे जो हाई टैरिफ्स हैं वो वापस से आ रहे हैं, और ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ हैं, सप्लाई चेन अभी भी सेटल नहीं हुई है, और इंडिया को जो है स्मार्ट मूव्स करने होंगे, स्ट्रैटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप बनानी होगी, है ना। यही सब बोला इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बोलते हैं कि US, जापान, इंडोनेशिया ट्रेड पैक्ट्स होल्ड लेसन्स फॉर इंडिया। तो जो US और जापान की डील हुई और US और जो इंडोनेशिया की डील हुई, तो इंडिया को उससे क्या सीखना चाहिए? तो इंडिया ने US ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि एक ट्रेड डील जापान के साथ फाइनलाइज होने वाली है, और एक इंडोनेशिया के साथ भी ऑलमोस्ट रेडी है। और जापान ने क्या किया है? जापान ने अपने जो राइस इंपोर्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया, जिसको राइस फेंसिंग बोल रहे हैं। और मतलब जो है US के प्रेशर के बाद भी जापान ने अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट किया। इंडिया के लिए एक अच्छा एग्जांपल है, डील करो पर अपना फ़ायदा समझ के। और इंडोनेशिया की क्या गलती रही कि टैरिफ जो है कम कर दिए, है ना, इंपोर्ट टैक्सेस जो है उन्होंने कम कर दिए, और लार्ज स्केल परचेजेस जो है वो भी कमिट किया।
और अपने इंटरनल रूल्स पर जो है कंट्रोल भी दे दिया। तो इसको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रैप है एक टाइप का, ठीक है, और इंडिया को ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए। तो बोलते हैं इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को बेसिकली बोलते हैं कि एक नेशनल इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट डील करते वक्त नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए सोचना है और ओवर कमिटमेंट से बचना है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे, इस टुडेज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम बिगर देन द .com बबल। तो .com बबल क्या है पहले ये देख लेते हैं। .com बबल बेसिकली 1999 और 2000 की बात है, जब इंटरनेट कंपनीज़ का क्रेज़ था, है ना, और लोगों ने ब्लाइंडली इन्वेस्ट किया इन इंटरनेट कंपनीज़ में और प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेट हो गए और 2000 में बेसिकली बबल बस्ट हो गया, है ना। मार्केट 65% से गिर गई और 14 साल तक रिकवरी जो है वो नहीं हुई, है ना। तो ये .com बबल है। तो वही बोलते हैं कि क्या हो रहा है अभी कि वॉल स्ट्रीट जो है, जो यूएस का स्टॉक मार्केट है, वहाँ टेक कंपनीज से भरा हुआ है, जैसे एप्पल हो गया, गूगल, अल्फ़ाबेट, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला। तो इनका जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो लगभग S&P 500 इंडेक्स का 40% हो चुका है, जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। इवन जो बोलते हैं 1999 का जो .com बबल है उससे भी ज़्यादा है ना। और तो क्या है, आज भी वैसा ही रिस्क है, बोलते हैं क्या ऐसा। तो सिमिलैरिटीज़ बताते हैं। सिमिलैरिटीज़ दोनों में क्या है कि टेक सेक्टर का ज़्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है ना, एआई और टेक सेक्टर में, ठीक है। जो कि सिमिलैरिटीज़ हैं वो .com बबल और अब की बार जो एआईज़ में हो रहा है। और जो टॉप की 10 कंपनीज़ हैं उसमें 8 टेक फर्म्स हैं, जैसे मैग्निफिसेंट 7। और डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये बताते हैं कि आज की कंपनीज़ के पास रियल प्रॉफिट्स हैं, वैल्यूएशन भी बहुत हाई है, लेकिन 2000 जितना एक्सट्रीम नहीं है। और आज की जो एआई जैसी रियल टेक्नोलॉजी पे जो है बेस्ड ग्रोथ है ना। और पर बोलते हैं रिस्क ख़त्म नहीं हुआ कि एआई से जो है हाई एक्सपेक्टेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना। बट अगर वो डिलीवर नहीं हुआ तो मार्केट जो है वो क्रैश हो सकता है। और डेटा सेंटर्स बनाने के लिए $3 ट्रिलियन का खर्चा लगेगा 2028 तक। अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न स्लो रहा तो शेयर्स जो है वो गिर सकते हैं, है ना। और तो बेसिकली वही बोल रहे हैं, आज का जो टेक्नोलॉजी बूम स्मार्टर है पर ओवर कॉन्फिडेंस अब भी डेंजर है। और हिस्ट्री रिपीट नहीं हो सकती पर राइम ज़रूर कर सकती है। इन्वेस्टर्स को बिना सोचे ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। पे नेक्स्ट बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्रेविटी डिफाइंग यूएस जीडीपी। तो अमेरिका में दूसरी बार रिसेशन का डर फैला हुआ है, बोल रहे हैं। इस बार भी वजह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम है। और नवंबर 2022 में ओपन एआई चैट जीपीटी का जो है लॉन्च होने के बाद जो है एआई रेस शुरू हुई, जो आज तक रुकी नहीं है, चाहे चाइना का सस्ता कॉम्पिटिटर हो डीप सीक, है ना, और या फिर ट्रम्प का टैरिफ वॉर का टेंशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बोल रहे हैं कि यूएस में मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है और नए डेटा सेंटर्स, जीपीयू सर्वर्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। और तो ये सारे, इस सब में इन्वेस्टिंग जो है 2020 के मुकाबले 4 गुना जो है वो बढ़ चुकी है। और निविडिया जैसी एआई चिप कंपनीज़ के क्लाइंट्स का कैपेक्स उनके रेवेन्यू का 1.5 टाइम्स ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम है, ठीक है, वो और जो उससे जो प्रॉफिट है वो अब इस समय क्या पीक पर है ना। मॉर्गन स्टैनली का एस्टिमेट के हिसाब से 2028 तक जो है $2.9 ट्रिलियन और इन्वेस्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबली, है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारे न्यूज़ को अच्छे से डिटेल में देखा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।